Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is exercise of chapter number 1. हम chapter number 1 की exercise को देखेंगे. इसमें क्या है, कैसे है, जो MCQs ना शॉर्ट क्वेश्चंस है ना उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम MCQs को डिस्कस करते हैं. पहले MCQ को देखते हैं. Which branch of biology focuses on the study of structure and function of cells? अब ये चार ऑप्शंस हैं. मैं एक बात करता हूँ तो मैं जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हाईलाइट कर देता हूँ. दैट इज साइटोलॉजी. लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जस्ट जो करेक्ट वाले उसको बता दें. मैं तीनों को जस्टिफाई भी करूंगा, बाकी तीन गलत हैं तो गलत क्यों हैं. अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो सेल की बात की गई है, तो जो ऑप्शन बी है वो फॉल्सिफाई हो जाएगी. हिस्टोलॉजी में हम पता क्या करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को करते हैं. तो यहाँ पे हम टिश्यू को स्टडी नहीं कर रहे, तो ये वाली ऑप्शन भी, सी वाली ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगी. इकोलॉजी. इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसको डिस्कस करते हैं हम. तो इकोलॉजी भी नहीं आएगा. जो करेक्ट ऑप्शन बचती है दैट इज साइटोलॉजी. क्योंकि अगर मैं साइटोलॉजी को सिंपली डिफाइन करूं, मैं कहता हूं इट इज द स्टडी ऑफ सेल, तो उसमें उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही आ जाएंगे. तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, साइटोलॉजी. क्लियर. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड को. द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज. करेक्ट ऑप्शन को मैं हाईलाइट कर देता हूं, दैट इज जेनेटिक्स. नो, वी विल थिंक के जेनेटिक्स कैसे ठीक है. पहली है ऑप्शन इकोलॉजी. इकोलॉजी को मैं अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट. किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं. तो यहाँ पे एनवायरनमेंट को तो डिस्कस ही नहीं किया जा रहा है. नेक्स्ट इज एनाटॉमी. एनाटॉमी को हम पता क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स. कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं. तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस नहीं कर रहे, तो एनाटॉमी भी जाता रहेगा. डी ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजी. स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस. एम्ब्रियो की स्टेजेस को जो स्टडी करना, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी. तो अगर देखा जाए, जो तीनों डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही. यहाँ पे कौन सी अप्लाई हो रही है, दैट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स. जीन्स को हम स्टडी करते हैं, और जीन हेरेडिटरी मटीरियल है. तो अगर स्टेटमेंट में देखें, द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ हेरेडिटरी. हेरेडिटरी मटीरियल क्या है, जीन. जीन की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. और एक बात याद रखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से कैसे मिलता जुलता है, दैट इज ड्यू टू द हेरेडिटरी मटीरियल. हेरेडिटरी मटीरियल क्या है, जीन्स है, और जीन्स को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड में जाते हैं हम. इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्निक ऑफ. मैं करेक्ट ऑप्शन को हाईलाइट कर देता हूँ. लेकिन बाकी को मैं क्या फाल्सिफाई करता हूँ कैसे. फर्स्ट वन इज द पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी में पता क्या होता है, हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट इंटरेक्शन. अब आपको पता होना चाहिए कि पैरासाइट क्या होता है और होस्ट क्या होता है. मैं कहता हूँ कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन लेता है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं, और जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा होता है उसे हम होस्ट कहते हैं. एग्जाम्पल देके बता देता हूँ. आपके सर में फर्ज कर ले जुए हैं, आप उसके होस्ट हैं, और जुए जो है आपकी, वो आपकी क्या है, पैरासाइट है. क्लियर. नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में पता क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल कंपोजिशन और उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं. तो बायोकेमिस्ट्री में आएगा. तो यहाँ तक ना तो पैरासाइटोलॉजी ठीक यहाँ पे फिट बैठ रही है, ना ही बायोकेमिस्ट्री. हिस्टोलॉजी को मैं पिछले क्या हो सकते थे, पहले एमसीक्यू में डिस्कस कर चुका हूँ. स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम क्या नाम देते हैं, हिस्टोलॉजी. तो हिस्टोलॉजी भी क्या हो जाएगा, फाल्सिफाई हो जाएगा. तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट्स, पैरासाइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजी, तीनों स्टेटमेंट्स क्या होगी, इनकरेक्ट होगी. तो ठीक वाली कौन सी है, बायोटेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी को मैं डिफाइन करूँ ना, मैं पता क्या कहूँगा, इट इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स आर देयर प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं या उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं क्या करने के लिए, इंसान की फलाह बहबूद के लिए. तो इंसान की फलाह बहबूद के लिए इंसुलिन बनाई जा रही है, क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के, उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही होती. तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन से इंसुलिन का जीन लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, बैक्टीरिया से फिर हम क्या कर लेते हैं, इंसुलिन ले लेते हैं. तो ये क्या है, दैट इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. इज इट क्लियर. तो ये वाली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज पर हम जाते हैं. हार्ट पंप्स ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड, किडनी एक्सक्रीट वेस्ट, दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम. मैं जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हाईलाइट कर देता हूँ पहले. दैट इज फिजियोलॉजी. लेकिन बाकी तीन इनकरेक्ट कैसे हैं, मतलब वो गलत कैसे हैं और ये ठीक कैसे है, इसको जस्टिफाई करते हैं.
ऑप्शन बी को हम देखते हैं, अनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे, हम उनके फंक्शन को देख रहे हैं। देखो ना यहाँ पे, हार्ट पंप्स ब्लड, मीन जो हार्ट है उसका काम है ब्लड को पंप करना। स्टमक डाइजेस्ट फूड, जो स्टमक है फूड को डाइजेस्ट करता है, तो यहाँ पे स्टमक का काम बताया जा रहा है। किडनी एक्सीट वेस्ट, किडनी का काम बताया जा रहा है। तो अनाटॉमी में जस्ट स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, फंक्शंस नहीं देखे जाते। अनाटॉमी ऑप्शन इनकरेक्ट है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पता क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा नजर आता है वो उसकी होती है मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल शेप। तो मॉर्फोलॉजी भी यहाँ पे नहीं आएगा। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं आएगी। हाँ, जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, फिजियोलॉजी को पता है कैसे डिफाइन करते हैं? स्टडी ऑफ द इंटरनल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या हमारे बॉडी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, उसकी जो फंक्शनिंग है ना, दैट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी के टाइटल में आ जाएगा। क्लियर? तो बाकी तीन, अनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी गलत है। ठीक है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या? स्टडी ऑफ फंक्शनिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो करेक्ट ऑप्शन उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब तीन जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं या बाकी टर्म्स हैं उसको कैसे क्लासिफाई करना है वो मैं जस्टिफाई करता हूं। पहला है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी देखते हैं, तो ये वाली तो बात हो ही नहीं, फंक्शन की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट इज द पेलियंटोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है पेलियंटोलॉजी क्या है? पेलियंटोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स की स्टडी है उसे दैट इज कॉल्ड एज अ पेलियंटोलॉजी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, यार ये फॉसिल्स क्या चीज होते हैं? रेमनेंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं ना, उनके जो रेमनेंट्स, उनकी जो बाकियात बच जाती हैं, हड्डियां वगैरह जो भी बचता है, दैट इज पेलियंटोलॉजी। तो हम यहाँ पे ये भी डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज द बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी के मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। बायोजियोग्राफी को हम डिफाइन करते हैं, द पैटर्न, द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इस पूरे अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स किस पैटर्न से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड एज द बायोजियोग्राफी। देखे ना, इस पूरे अर्थ पे सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे, सारे एरिया में एक जैसे नहीं है। अब डेजर्ट में चले जाए वहां पे कैमल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे चले जाएं वहां पे पोलर बियर्स हैं। अब मैदानी इलाकों में चले जाएं वहां के ऑर्गेनिजम्स और हैं, पहाड़ी इलाके में चले जाओ वहां के ऑर्गेनिजम्स और हैं, दरियाओं की ओर हैं, समुद्रों की ओर हैं, सहराओं की ओर हैं। हर डिफरेंट एरिया के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है, तो इसकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे तो ये तीनों बातें नहीं हो रही। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन कम्स अंडर द टाइटल ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की अगर प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं, मैं कहता हूँ इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टेक्सोनॉमी। तो करेक्ट ऑप्शन आपकी टेक्सोनॉमी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, which steps comes between making hypothesis and doing experiment। बाकी हाइपोथेसिस बनाने और एक्सपेरिमेंट के दरमियान में कौन सा स्टेप आता है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब बाकी जो तीन स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं फॉल्सिफाई करूंगा विद जस्टिफिकेशन। ऑप्शन बी में देखो, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस और ये सबसे पहला स्टेप होता है, तो ये वाला नहीं आएगा। समराइजिंग रिजल्ट्स, ये कब होता है? ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आता है। एनालाइजिंग डाटा, ये भी क्या हो सकते हैं, जब रिजल्ट्स को हम समराइज करते हैं या हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं उसके बाद हम डाटा को एनालाइज करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो स्टेप आता है दैट इज मेकिंग डिडक्शन। हम डिडक्शन बनाते हैं, जब हमारी पास हाइपोथेसिस आ जाती है ना, उससे हम डिडक्शंस ड्राइव करते हैं, और डिडक्शंस ड्राइव करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वहां पे मैंने हाईलाइट कर दी हुई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है? करेक्ट ऑप्शन को पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं, अब बाकी तीन को मैं क्या उसे कहते हैं, फॉल्सिफाई करता हूं। पहला, इट रिलाइज ऑन एविडेंस। तो साइंस में एविडेंस जरूरी होता है, ये साइंटिफिक मेथड होता है वो एविडेंस पे क्या हो सकते हैं, रिलाई करता है, तो ये वाली बात तो नहीं आएगी। ओके, इट इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, तो हमें बनानी पड़ती है साइंटिफिक मेथड में, तो ये वाली ऑप्शन भी ठीक है, नहीं आएगी यहाँ पे। इट रिक्वायर्स रिगोरस टेस्टिंग, हम टेस्टिंग करते हैं साइंटिफिक मेथड में, यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक बैठेगी दैट इज हाइपोथेसिस विल बी करेक्ट, ये गलत है, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस इनकरेक्ट साबित हो जाती है।
विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर? तो आपकी करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन का, मुशाहिदा किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद उससे डिडक्शन करते हैं, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट। ये बिल्कुल ठीक है। और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आपकी क्या उसे कहते हैं, थ्योरी आएगी, थ्योरी के बाद आपका लॉ हो जाएगा। ये वाला ठीक है, लेकिन बाकी तीन गलत कैसे हैं? ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद लॉ, लॉ के बाद थ्योरी नहीं, थ्योरी पहले आती है, लॉ बाद में आता है। तो ये वाला इनकरेक्ट है, बी। सी को देखते हैं, हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आता है, तो सी ऑप्शन भी गलत आ जाएगी, क्योंकि हाइपोथेसिस कभी पहले नहीं हो सकती। सबसे पहले आपकी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। और डी, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि लास्ट वाला स्टेप होता है, ये फर्स्ट वन नहीं आ सकता। तो आपकी ऑप्शन ए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया। कहता है वो वाले लोग जो स्मोकी फायर के पास सोते हैं उनको कम चांस होता है मलेरिया होने का। क्यों? मैं पहले क्या उसे कहते हैं, ठीक वाले ऑप्शन को हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, सी ऑप्शन आपकी ठीक है, लेकिन बाकी तीन गलत कैसे, उसको देखते हैं। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ऐसी कोई बात नहीं है। स्मोक क्या उसे कहते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम को किल नहीं कर सकता। बी ऑप्शन, फायर इंक्रीजेज टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन द एयर। प्लाज्मोडियम एयर के अंदर होता ही नहीं है, ये बेसिकली या ह्यूमन के अंदर होता है या इसके अंदर होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है। तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन, स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, क्या हो सकते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। जो सी ऑप्शन है आपकी वो है, मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, मॉस्किटो आपसे दूर रहते हैं। दिस इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम देखते हैं, experiments are very important in scientific method because a researcher, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब ए को हम देखते हैं। अब बाकी जो करेक्ट ऑप्शन उसको हाईलाइट कर दिया, बाकी तीन को मैं क्या उसे कहते हैं, फाल्सिफाई करता हूं विद जस्टिफिकेशन। ऑलवेज गेट्स करेक्ट रिजल्ट, ऐसा नहीं होता, समटाइम क्या हो सकता है रिजल्ट ठीक नहीं आते। सी इज श्योर दैट ही विल प्रूव द हाइपोथेसिस, ऐसी बात नहीं है, उसे डाउट होता है, मे बी समटाइम क्या हो सकते हैं वो हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं कर पाता। गेट्स अ चांस टू वर्क इन लैब, ऐसे भी कंडीशन नहीं है, क्या हो सकते हैं, होता है लेकिन हर दफा लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती। बाद में आपके सर्वेज होते हैं तो उनमें क्या हो सकते हैं, लैब इन्वॉल्व नहीं होती। ओके, जो बी ऑप्शन है, क्या हो सकते हैं, डिसप्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड, ये वाली बात ठीक है। समटाइम हाइपोथेसिस डिसप्रूव होती है और समटाइम क्या होती है, हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है। और यहाँ तक मैंने आपको जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर दिए हैं और विद जस्टिफिकेशन किया है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है और कौन सी गलत है। तो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।